I'm your tutor and your host Palak. So today we are going to talk about company accounts, share capital. So सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी. कंपनी क्या होती है? कंपनी is a puppet which is handled by the directors and the member. अब सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टर्स और मेंबर्स कौन होते हैं? अगर ये दोनों सेम है, सिमिलर है, तो इनका नाम डिफरेंट क्यों है? तो सिंपल सा लॉजिक है, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम मेंबर्स कहते हैं और जो कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें हम डायरेक्टर्स कहते हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स हम इसे कहेंगे, द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस इज नोन एज members of the company or shareholders of the company, and the person who manages the business is known as director of the company. तो इससे कंपनी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि कंपनी एक पपेट है जिसको कौन चला रहा है, एक तरफ से मेंबर्स चला रहे हैं, एक तरफ से डायरेक्टर्स चला रहे हैं. तो ये सिंपल वर्ड था. अब इसकी एक प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर डेफिनेशन जो हम कंपनी अकाउंट्स की लिखते हैं वो क्या है? कंपनी अकाउंट इज द एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. मतलब कि कंपनी अकाउंट में नंबर ऑफ पर्सन आते हैं, एसोसिएशन है नंबर ऑफ पर्सन की, जिसको रजिस्टर किया जाता है कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013. और एज यू नो जो पुराना एक्ट था वो था 1956. ये था कंपनी का मीनिंग. अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो नॉर्मली हम सारे सुनते हैं कि कंपनी के ये कुछ फीचर्स होने चाहिए, ये कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन होती है कि कंपनी को किस में रजिस्टर्ड कराया जाता है? कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2013. जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, कंपलसरी है. तो कौन से एक्ट में कराया जाता है? 2013 में. दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. नाउ व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? मतलब कंपनी में जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, दोनों को सेपरेट माना जाता है, दोनों सेपरेट होते हैं. कभी भी बिजनेस को और बिजनेसमैन को सेम ट्रीट नहीं किया जाता. लाइक अगर मैं अपने नाम पे कोई कंपनी खोलती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी के सारे जो पैसे हैं, सारा जो बिजनेस है वो मेरा होगा. नहीं, उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है सब में वो डिवाइड होंगे. वो सारा पैसा मेरा नहीं होगा, चाहे वो नाम मेरा है, बट इन कंपनी बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. ये सेकंड पॉइंट था. अब थर्ड आता है आर्टिफिशियल पर्सन. जो कंपनी होती है, कंपनी को कभी भी कोई देख नहीं सकता. मतलब उस देख नहीं सकता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी कोई, वो एक इंसान नहीं है, वो सिर्फ लॉ की नजर में हमें देखने के लिए एक कंपनी बनी हुई है. कंपनी नाम का अगर हम कंपनी खोलते हैं, हम ये नहीं कह सकते उस नाम का पर्सन भी होगा, कोई जरूरी नहीं है. कंपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस के बगैर होती है, सिर्फ वो लॉ की नजरों में होती है, दैट इज कंपनी. सो इट हैज अ मतलब आर्टिफिशियल अपीयरेंस. ठीक है, आर्टिफिशियल होती है, कंपनी की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. अब जो कंपनी होती है, कंपनी कभी भी अपने दो तरीके की कंपनी की बात करते हैं. एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी. अब जो पब्लिक कंपनी होती है उसको राइट है अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू करने का, वेयर एज प्राइवेट कंपनी को राइट नहीं है अपने शेयर्स को इशू करने का. इट मीन्स कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करवा सकती है, वेयर एज प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को लिस्ट नहीं करवा सकती. नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन सील. अब कॉमन सील क्या होती है? अब हर कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी एक पर्टिकुलर सील लगती है, एक पर्टिकुलर स्टैंप लगती है उसके प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि ये जाना जा सके कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है. और इससे हम कोई कंपनी की डुप्लीकेसी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टैंप की कोई डुप्लीकेसी नहीं होती. सो एक पर्टिकुलर कंपनी की, हर एक कंपनी की एक स्टैंप लगती है, तो जिसको हम कहते हैं कॉमन सील. ये थे कंपनी के फीचर्स. अब हम बात करते हैं तीन तरीके की कंपनीज की जो नॉर्मली हम सुनते हैं, जो नॉर्मली देखी जाती हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वन पर्सन कंपनी के. वन पर्सन कंपनी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी मतलब एक पर्सन एज अ मेंबर कंपनी खोल सकता है. ये हो सकता है, हाँ जी ये हो सकता है. इन कंपनी वन पर्सन कंपनी ये हो सकता है, बट एक पर्सन एक कंपनी क्यों खोलेगा? और ऐसा एक रीजन क्यों बनाया गया कि एक पर्सन को कंपनी की बागडोर संभालने को कहा गया? क्यों? क्योंकि जब वो सोल प्रोप्राइटर
अब आपको पता नहीं होगा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मीन्स सोल ट्रेडर, या पता भी होगा, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। सो सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो एक नॉर्मल सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा होता है। जैसे हम शॉपकीपर्स को देखते हैं, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती, वो नॉर्मल एक पर्सन बिजनेस चला रहा है। तो जब वो बिजनेस चला रहा है, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका, सारा रिस्क उसका, और जो लायबिलिटी होती है वो भी उसकी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। बट इन अ कंपनी उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड हो जाती है। मतलब अगर उसने अपने कोई पैसे देने हैं, कोई चुकाने हैं, तो जो उसकी लायबिलिटी होगी उसको अपनी पर्सनल चीजों को बेच के नहीं चुकानी होगी। जितनी उसके पास पैसे हैं उस बिजनेस में है, उस जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस में, सिर्फ उतना ही लायबल होगा, बाकी पैसे के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा फीचर है कंपनी में, 1% कंपनी में, जिसकी वजह से लोग सोल प्रोप्राइटर प्लस लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी? जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, पब्लिक कंपनी में हम लगाते हैं लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी में लगाते हैं पीवीटी लिमिटेड। सो ये तो हमें नॉर्मली पता होगा कि पीवीटी लिमिटेड और लिमिटेड क्या होती है। अब हम जो एक सिंपल वर्ड में बात करूं तो जो कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकती है वो होती है पब्लिक कंपनी, और जो कंपनी नहीं करवा सकती वो होती है प्राइवेट कंपनी। जो कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेच सकती है वो होती है पब्लिक कंपनी, जो नहीं बेच सकती वो होती है प्राइवेट कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी के पास राइट है अपने शेयर्स को इन्वाइट करने का, बट प्राइवेट कंपनी के पास राइट नहीं है अपने शेयर्स को इन्वाइट करने का। आगे हम बात करते हैं कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसके पास मिनिमम मेंबर कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। मिनिमम पब्लिक कंपनी के पास होते हैं 7 एंड मैक्सिमम होते हैं अनलिमिटेड। एंड वेयर एज प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 200। तो ये हमें क्लियर समझ आ गया कि ओपीसी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे के बारे में, जो एक्चुअली जिसके बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। अब शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन द बिजनेस। बट लोग बाकी भी तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको शेयर्स क्यों नहीं कहा जाता? अब इसका 2 रीजन है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जब कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी कहते हैं मेरे पास अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा है नहीं, अगर है भी तो मैंने जितना था मैंने अपनी तरफ से लगा लिया। बट फिर वो जाती है बैंक के पास, बैंक भी उसको जितना था उसको दे देता है, ठीक है। फिर वो जाती है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, वो भी उनको जितना देना चाहते थे दे देते हैं। बट बाद में भी कंपनी कहती है मुझे और पैसा चाहिए, तो कंपनी जाती है पब्लिक के पास। पब्लिक कहती है कि मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है या ज्यादा पैसे की जरूरत है, जितने भी इनको जरूरत है वो उतनी पब्लिक से मांग लेती है। तो पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक कहती है हम पैसा देने को तो तैयार है, हमें उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अब कोई पर्सन ये सोच के तो पैसा लगाता नहीं है कि हाँ अगर वो पैसा लगा रहा है तो उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। हर पर्सन कहीं में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ये सोच के मतलब पैसा इन्वेस्ट करेगा कि इन रिटर्न उसे अच्छा रिटर्न मिले। कोई ये सोचे बगैर तो पैसा लगा ही नहीं सकता। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है इंक्रीज इन स्टॉक। तो जब एक पब्लिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है और उनके पास जो पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो वो जो पैसा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स आ रहा है उसको कलेक्टिवली कहा जाता है शेयर कैपिटल। अब जो शेयर्स होते हैं ये मोस्टली 2 तरीके के हम डिफाइन करते हैं। एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस है? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको दी जाती है प्रेफरेंस, मतलब इस नेम से ही क्लियर हो जाता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मींस कि उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सबसे पहले पैसा देते हैं इन कंपेरेंस टू इक्विटी शेयर्स। कि मतलब अगर उनको डिविडेंड देने की बारी है, अगर उनको इंटरेस्ट देने की बारी है, तो हम सबसे पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है। सेकेंड थिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ऑलरेडी वही रेट लेते हैं जो प्री डिसाइडेड होता है, उस टाइम पे नहीं डिसाइड होता। एंड इक्विटी शेयर्स वो रेट लेते हैं जो फ्लेक्सिबल होता है, जो उसी टाइम पे डिसाइड होता है। एंड थर्ड थिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वाइंड अप के टाइम पे, बिजनेस बंद करने के टाइम पे सबसे पहले पैसा दिया जाता है इन कंपेरेंस टू इक्विटी शेयर्स, एंड वेयर एज इक्विटी शेयर्स को बाद में दिया जाता है। तो आपके हिसाब से प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में कौन रिस्की होगा? आपको मैं 2 मिनट दे रही हूं, सोचो कौन रिस्की होगा। सोचा नहीं सोचा, मैं बता ही रही हूँ, वैसे सुन लो कि
प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों? इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की क्यों है? क्योंकि इक्विटी शेयर्स को रिस्क होता है कि उसको बाद में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो प्रेफरेंस को दिया जाता है। अगर कंपनी कहती है कि हमारे पास पैसा खत्म है तो वो कहां से पैसा देंगे? सो इट मींस इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्की देन प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैं आपसे बात करती हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कुछ टाइप्स की। तो वो टाइप्स ध्यान से समझना बहुत इजी है, और अगर समझ लग गए तो आराम से आपको बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि हमें शेयर्स का पता है कि शेयर्स वो होते हैं कि जो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, कि मतलब कंपनी कहती है कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा उसी में से मैं पैसा दूंगा। बट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? अगर कंपनी को किसी टाइम पे प्रॉफिट कम होगा तो वो कहता है कि अभी मैं आपको इतना फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकता क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो कंपनी क्या कहती है कि आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप हमसे ये पैसा बाद में भी ले सकते हो। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को राइट है कि जिस ईयर का पैसा उनको नहीं मिला पूरा, वो ईयर का पैसा भी मांग सकते हैं। एंड नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स को राइट नहीं है। बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पैसा किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, देन इक्विटी की बारी आती है। बट अगर इक्विटी को देने के बाद भी उसके पास पैसा बच जाए तो वो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर जाते हैं कंपनी के पास, कहते हैं कि हमें और पैसा दो। मतलब उनके पास राइट है, अगर पैसा बच जाए तो उसमें से भी पैसा मांग सकते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनके पास राइट नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, एंड नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स में। एंड लास्ट टू आर रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कंपनी एक बंद होने के टाइम पे पैसा चुकाती है, वो पहले ही दे देती है। इट मींस मैच्योरिटी टाइम पीरियड प्री डिसाइडेड होता है, चाहे उस टाइम तक कंपनी बंद हो या ना हो, कंपनी का लोगों को पैसा तब तक दे देगी। अगर मैं कहती हूँ कि 20 साल बाद आपको पैसा मिल जाएगा तो 20 साल बाद ही देना पड़ेगा। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कंपनी बंद होने पे ही पैसा ले सकते हैं, दैट आर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम जो नॉर्मली सुनते हैं कि जो शेयर कैपिटल में 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, वो कैपिटल जो कंपनी रजिस्टर्ड करती है अंडर द कंपनीज एक्ट में, वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। एंड इशूड कैपिटल फिर क्या होती है? वो ऑथराइज्ड भी वो भी तो ऑथराइज्ड ही होगी? नहीं। अब कंपनी पहले कहती है कि मुझे पैसा चाहिए इतना 50 लाख रुपीस, ठीक है, वो उसने रजिस्टर करवा दिया कंपनीज एक्ट में। बट जब वो देखती है कि अभी उसे पूरे 50 लाख की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ उसको नीड कितनी है? 30 लाख की, तो लोगों को कहती है सिर्फ मुझे 30 लाख ही चाहिए, क्योंकि अगर वो 20 लाख और मंगा लेती है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। अगर मतलब पैसा मंगा लेती है, उसका कोई यूज नहीं करती और इंटरेस्ट देती जाती है तो कंपनी को ही लॉस हो रहा है। सो इट मीन्स कि अभी कंपनी ने कितना मंगवाया? सिर्फ 30 लाख, और जितना एक्चुअली कंपनी ने मंगवाया उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। एंड जितना एक्चुअली लोगों ने उसको दिया, मंगाया तो उसने 30 लाख था, मतलब एक्चुअली उसने रजिस्टर 50 लाख करवाया, मंगवाया उसमें से 30 लाख, बट लोगों ने उसको कितना खरीदा? लोगों ने खरीदे सिर्फ 20 लाख। तो जितना एक्चुअली लोगों ने खरीदा वो क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल। तो समझ लग गया कि जितना उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड जितना उसने कंपनी ने एक्चुअली मांगा वो इशूड, एंड जितना लोगों ने खरीदा वो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। ये होती है 3 तरह की कैपिटल। अब मैं आपको एक और टर्म बताती हूँ जो मोस्टली यूज होती है, वो होती है रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व? रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी ने मंगवाई नहीं होती, बट जब कंपनी
वाइंड अप के टाइम पे बिजनेस बंद करने वाली है तब कंपनी वो पैसा मंगा लेती है। मतलब कि अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब जो कंपनी ने पहले नहीं मंगवाई थी, लोगों से पहले पैसा नहीं लिया था, बट जब कंपनी बंद करने वाली होती तब लोगों से पैसा मंगवा लेती है, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। अब सेकंड था कैपिटल रिजर्व, वो पैसा जो उसने प्रॉफिट्स में से साइड पे रखा है ताकि लोग, मतलब रिजर्व करके रखा फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। ये थी वो दो टर्म्स जो मोस्टली बहुत ज्यादा आती हैं पेपर में, ठीक है। ये था कंपनी अकाउंट शेयर कैपिटल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बी सेफ, बी नाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द एक्सेलेंस एकेडमी।